हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इकोनॉमिक्स जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उसमें नेशनल इनकम का ये थर्ड पार्ट है और इससे पहले बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए गए हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर वाइज, तो आप उसको अच्छे से देखो और अच्छे से पढ़ो। आज हम लोग नेशनल इनकम फिनिश करेंगे, उसके बाद टैक्सेशन और मनी एंड बैंकिंग पे चलेंगे। ओके, तो नेशनल इनकम में हम लोग पढ़ चुके थे बहुत कुछ। आज हम लोग को जो छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है वो एक है बेस ईयर का, और रियल नॉमिनल जीडीपी क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, उसके बारे में देखना है। सबसे पहला हम लोग को जो चीज़ आज देखना है वो क्या है, बेस ईयर। ठीक है, बेस ईयर क्या है? बेस ईयर ऐसे देखो, जीडीपी हम लोग जो नॉर्मली जो सुनते हैं कि जीडीपी क्या है कंट्री का, नेशनल इनकम क्या है कंट्री का, तो जो जीडीपी है हमारा, जो फाइनल जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है किसी भी फाइनेंशियल ईयर का, जैसे हम लोग देखते हैं तो वो जीडीपी है। बट वो कंपेयर हम लोग किसे करते हैं? अगर मैं ये पूछूं आपसे कि बताओ इंडिया का जीडीपी कितना ग्रो किया या कितना डिक्रीज़ किया, तो वो हम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कंपेयर करते हैं और तभी बताते हैं कि दिस इज़ द जीडीपी ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो जिससे कंपेयर करते हैं उस ईयर को बोलते हैं बेस ईयर। ठीक है, बेस ईयर क्या है? जहाँ से हम लोग चीज़ों को कंपेयर करें। आप अगर अपने इकॉनमी के ग्रोथ को देख रहे हो तो ग्रोथ तो आप तभी देख सकते हो जब कोई एक पुराना वैल्यू होगा कि उसके कंपैरिजन में वी हैव द ग्रोथ ऑफ 5% और 6% और 7%। आप जैसे स्कूल जाते हो, स्कूल में मार्कशीट आता है आपका, और जब आप रिज़ल्ट लेके घर आते हो तो घर में फादर बोलते हैं कि तुम्हारा पहले 80 नंबर आया था मैथ्स में, इस बार 85 आया, मतलब यू आर ऑन राइज, आप ग्रोथ कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं कोई एक बेस होगा जिसको हम लोग यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए, तो दैट इज़ नोन एज बेस ईयर। वो कौन सा साल है उसको हम लोग बेस ईयर बोलते हैं। तो अभी जो हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं, नेशनल इनकम को जो कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए जो बेस ईयर यूज़ करते हैं वो है 2011-12। ठीक है, और ये कब चूज़ किया गया है? इन 2015 वी हैव टेकन 2011 एंड 12 एज द बेस ईयर। ओके, ठीक है। अब ये चीज़ देखो कि बेस ईयर तो हम लोग समझ गए, लिया इतना, लेकिन क्या है 2015 में 2011-12 लिए हैं, फिर मान लो चल के 2025 में या जब भी नेक्स्ट टाइम जब हम लोग अपने बेस ईयर को रिवाइज़ करेंगे, तो रिवाइज़ करने का कोई एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है कि आप किस किस चीज़ों को ध्यान में रखकर बेस ईयर डिसाइड करो, है ना। अदरवाइज़ कहीं भी किसी भी चीज़ को नहीं कर लेते, बेस ईयर हम लोग नहीं चूज़ कर लेते हैं। तो वो पहला क्राइटेरिया क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ मैक्रो पैरामीटर्स। मतलब आप जिस ईयर को एज अ बेस ईयर चूज़ करने जा रहे हो, उसमें जो मैक्रो पैरामीटर्स है इकोनॉमी का, उसका जो स्टेबिलिटी इंश्योर होना चाहिए, मतलब स्टेबल होना चाहिए। क्या मैक्रो पैरामीटर में अगर हम बोलें तो क्या चीज़ आएगा? प्रोडक्शन आएगा, प्रोडक्शन, ट्रेड, ऐसे ही है ना, प्रोडक्शन, ट्रेड। आप और भी कर सकते हैं, प्राइसेस, ये भी ले लो, एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो दीज आर द मैक्रो पैरामीटर ऑफ द इकोनॉमी। तो इस मैक्रो पैरामीटर में स्टेबिलिटी होना चाहिए। आप कैसे समझोगे? अभी देखो 2019, क्या 2019 को हम लोग कभी बेस ईयर बना सकते हैं अपने जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने के लिए? नहीं, कभी नहीं। क्यों? रीज़न इज़ कि 2019 वाज द वर्स्ट ईयर, दैट वाज नॉट द स्टेबल ईयर फॉर द इकोनॉमी। क्यों? यहाँ पे कोविड हर एक चीज़ को उथल पुथल करके रख दिया था। कोविड ने पूरे इकोनॉमी को ही बर्बाद कर दिया था। तो इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चूँकि अभी कोविड गया है तो आपको इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि बेस ईयर, यूपीएससी में आपको मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि बेस ईयर व्हाट आर द क्या बोलते हैं उसको, कि व्हाई वी चूज़ बेस ईयर। ठीक है, एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑन विच वी चूज़ द बेस ईयर फॉर द इकोनॉमी टू कैलकुलेट और टू
नो द जीडीपी ऑफ एनी कंट्री, तो उसके में सबसे पहला चीज़ क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ मैक्रो पैरामीटर। इससे रिलेट करके ये दे सकता है कि किसी भी ईयर को हम लोग नहीं चूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहला चीज़ क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ मैक्रो पैरामीटर। दूसरा क्या है, डेटा अवेलेबिलिटी, डेटा अवेलेबिलिटी मतलब डेटा अवेलेबिलिटी का मतलब दो चीज़, कि डेटा जो हो उस ईयर का वो अवेलेबल हो आपको, और दूसरा ये डेटा क्या हो, रिलायबल। ये डेटा जो है वो क्या होना चाहिए, रिलायबल। आप जो चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, किसी ईयर को चूज़ किया 2011-12, अब ऐसा नहीं वेग ईयर को हम लोग चूज़ कर लेंगे जहाँ पर कि हमारे पास डेटा ही अवेलेबल नहीं है कि उस ईयर में क्या ग्रोथ वगैरह हुआ था या कैसे प्राइस चेंजेस किया था, और रिलायबल भी नहीं है। मान लो ऐसी एजेंसी ने डेटा दिया था जिसके कि डेटा पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो वैसे ईयर को भी हम लोग बेस ईयर के तौर पर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और तीसरा क्या है, कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी। तीसरा कंपेरेबिलिटी, आप क्या करते हो, जीडीपी अगर आपको इस ईयर का पता करना है, मतलब आपको देखना है कि 2022 का जीडीपी ग्रोथ कितना हुआ इंडिया का, तो आप क्या करोगे, इससे कंपेयर करोगे। अभी यही करते हैं हम लोग, अभी मैं आगे बताऊंगा रियल नॉमिनल जीडीपी, तो अभी कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं ना। अब मान के चलो एक एग्जांपल ले, एक ऐसा सिचुएशन आए, एक ऐसा सिचुएशन हो जब कि मान लो कि 2021 में एक नया चीज़ मैगी, इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो अगर हम आपको ये पूछें कि बताओ मैगी का जो प्रोडक्शन है उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना ग्रोथ हुआ, तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे मान लो मैगी का प्रोडक्शन नहीं होता था, तो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर इसी तरह मैगी के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाए जो कि उस समय के लिए रेलिवेंट था ही नहीं, उस समय हमारी इकोनॉमी में उसका कोई रोल नहीं था, तो हम लोग उसको कंपेयर नहीं कर सकेंगे। और अगर हम कंपेयर नहीं कर सकेंगे तो हम कैसे बताएंगे कि हमारा जीडीपी कितना ग्रो किया है। तो कंपेरेबिलिटी इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर, कि आप ऐसे ईयर को चूज़ करो जहाँ पर कि जो बास्केट साइज़ है और आज का जो आपका बास्केट साइज़ है उसमें बहुत फ़र्क नहीं हो। कोई दिक्कत, बास्केट साइज़ क्या है, लास्ट लेक्चर में आप जाओ WPI CPI और PPI, जहाँ पे इन्फ्लेशन के मेजरमेंट, इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में, वहाँ पे मैंने बताया वह क्या है, वहाँ जाके देख लो, ठीक है। तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगा इसमें। तो ये तीन चीज़ है बेस ईयर को चूज़ करने में, ठीक है। ये याद रखना है कि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अभी जो हमारा करंट बेस ईयर है हम किसको चूज़ करते हैं, कौन सा हमारा बेस ईयर है फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी। तो 2011-12 एंड इट वाज चूजन और इट वाज टेकन इन 2015, ओके। One second.